Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and enjoying robust health at your homes. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा पोइट्स ऑफ अर्ली विक्टोरियन पीरियड। अब बेसिकली हम विक्टोरियन एज को इन जनरल इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि विक्टोरियन एज 1832 से स्टार्ट होती है और 1900 तक जो है वो चलती है। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, 1832 से स्टार्ट होकर 1900 तक चलती है। बेसिकली क्वीन विक्टोरिया जो है वो तो तख्त पर बैठती है 1837 में और 1901 में उसकी डेथ होती है। लेकिन विक्टोरियन पीरियड जिसको माना जाता है वो 1832 से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस वक्त पोइट्स जो हैं वो लिखना शुरू कर चुके थे और विक्टोरियन एरा का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका था। तो वो एक अलग बात है कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो एक्सेशन करती है 1837 में, लेकिन हम 1832 से ही विक्टोरियन पीरियड का आगाज मान लेते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि विक्टोरियन पीरियड को बेसिकली तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है: अर्ली विक्टोरियन पीरियड, मिड विक्टोरियन पीरियड और लेटर विक्टोरियन पीरियड। लेकिन अगर इनमें हम इसको दो मेजर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हम मिड को छोड़ देते हैं और हम डिस्कस करते हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड को और लेटर विक्टोरियन पीरियड को। और अर्ली विक्टोरियन पीरियड में पोइट्स भी हैं, नॉवलिस्ट्स भी हैं, इसी तरह लेटर में पोइट्स मिलेंगे, नॉवलिस्ट्स मिलेंगे हमें। तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल तो हम विक्टोरियन पीरियड को डिस्कस कर चुके थे। उसमें हमने ये देखा कि रिफॉर्म बिल्स पास हो रहे हैं और इन्वेंशंस हो रही हैं। डार्विनिज्म की थ्योरी आ जाती है 1859 में। साइंस तरक्की कर रही है। लोग जो हैं वो हिपोक्रेसी की तरफ भी जा रहे हैं। फेथ भी है, डाउट भी है, रिलीजन भी है, साइंस भी है। और इस तरह का जो इन्वायरमेंट है वो विक्टोरियन पीरियड में चल रहा था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने विक्टोरियन पीरियड को इन जनरल डिस्कस किया है कि उसमें 1832 से 1900 तक जो इम्पोर्टेंट बिल्स पास हुए और जो इम्पोर्टेंट थीरीज जो हैं वो लोगों ने प्रपोज की या कोई इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुई, उनकी मैंने डेट्स वगैरह जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। तो आप उस वीडियो को लास्ट में देखें ताकि पहले आपको ये समझ आ जाए कि विक्टोरियन पीरियड को विक्टोरियन एज क्यों कहा जाता है, विक्टोरियन एज से मुराद क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उसमें मैंने जनरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन तमाम वजूहात की बिना पर हम उसे विक्टोरियन एज का नाम दे रहे हैं। तो अब हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करने लगे हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड। और अर्ली विक्टोरियन पीरियड में अभी हम सिर्फ पोइट्स की बात करेंगे, फिर आगे दूसरे लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने अर्ली विक्टोरियन पीरियड में लिटरेचर प्रोड्यूस किया और वो मेरिट का लिटरेचर था। ठीक है जी। तो हमने सिर्फ उन ही राइटर्स को, पोइट्स को देखना होता है जो कि वर्क्स ऑफ मेरिट क्रिएट करते हैं किसी भी पीरियड के अंदर, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो माइनर राइटर्स या पोइट्स होते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं और मेजर जो राइटर्स और पोइट्स होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो अर्ली विक्टोरियन पीरियड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में और टॉपिक रहेगा सिर्फ और सिर्फ हम पोइट्स पर फोकस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज पोइट्स ऑफ अर्ली विक्टोरियन पीरियड। अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पर समझ आ रही है कि पोइट्री ऑफ न्यू ट्रेंड्स ये एक इस तरह की पोइट्री थी जो कि अपने से पहले वाले जितने भी पीरियड्स गुजरे हैं उन सबसे मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ कैसे थी? डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक पोइट्री। ये रोमांटिक पोइट्री से मुख्तलिफ थी। रोमांटिक पोइट्री जो कि आइडियलिज्म, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इन चीज़ों पे चलती है। विक्टोरियन पीरियड के अंदर जो पोइट्री लिखी गई वो रोमांटिक पोइट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रोमांटिक पोइट्री जो है वो इमोशंस पर बेस्ड करती है। ठीक है जी। तो विक्टोरियन पोइट्री वॉज अनइमोशनल पोइट्री। इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है कि वो कोई रोमांटिक पोइट्री जैसी हो, बल्कि क्या है जी इसके अंदर? इसके अंदर इट हैज़ बैलेंस, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। क्योंकि इस एज में लोग इन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड थे और कंप्रोमाइज नहीं करते थे। वो कहते थे कि लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी विक्टोरियंस के लिए, बल्कि यही उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें दूसरे पीरियड्स से
अलग करते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो डिवॉइड ऑफ रेडिकलिज्म, एवोल्यूशनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। तो इन ये उसके अंदर चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं थी कि उसके अंदर कोई रेडिकलिज्म होता, कोई एवोल्यूशनिज्म या कोई इंडिविजुअलिज्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट एंड प्रॉफिटिक फर्वर वाज लुक्ड विद सस्पिशन। अब बेसिकली क्या था, जिस तरह हम कह चुके हैं कि बैलेंस, ऑर्डर और डिसिप्लिन का नाम ही एज ऑफ विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया है, विक्टोरियन पीरियड है। तो बेसिकली जब भी कोई बात करता एंथुजिज्म, एक्साइटमेंट या प्रॉफिटिक फर्वर की, या आप इसको कह लें इंट्यूशन की, कि सूफीज़म जिसको कहते हैं, सूफियाना या मजहबी बातें वगैरह इस तरह की, तो लोग उस पर शक करते थे, लोग उसको ठीक नहीं समझते थे, क्योंकि विक्टोरियन एज जो है वो नाम है ऑर्डर का, बैलेंस का, डिसिप्लिन का। ये इस तरह का कोई विक्टोरियन एज में जो है वो पोइट काम नहीं कर सकता जिसमें वो कोई प्रॉफिटिक बातें कर रहा हो, ठीक है जी, जिसमें वो कोई रोमांटिक पीरियड की पोइट्री जो है वो कर रहा हो। तो इस तरह के लोगों को वो शक की निगाह से देखते थे और उस पर यकीन नहीं करते थे और उसकी पोइट्री को पढ़ते नहीं थे, पसंद नहीं करते थे। विक्टोरियंस वर टेरिबली अफ्रेड ऑफ डिसऑर्डर। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑर्डर जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, वो डिसऑर्डर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कयास को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यानी कि वो ये समझते थे कि जो माशरा है ये एक कलेक्टिव एफर्ट है और इसमें किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी की बातें करे और वो जो ऑर्डर बना हुआ है, जो डिसिप्लिन है, जो बैलेंस है, वो उसको ख़राब करे। विक्टोरियंस आर्टिस्ट्स डू नॉट बिलीव इन रेवोल्यूशन। जिस तरह के हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो रेवोल्यूशन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो इस चीज़ के हक में नहीं थे। एवोल्यूशन नॉट रेवोल्यूशन वाज द स्लोगन। तो उनका स्लोगन ये था कि हमें एवोल्यूशन चाहिए, हमें रेवोल्यूशन नहीं चाहिए है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक, इंग्लैंड हैड इनफ एक्साइटमेंट, नाउ दे वांट काम थिंकिंग एंड कंस्ट्रक्टिव एक्शंस। अगर विक्टोरियन एज से पहले की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि इंग्लैंड जो है वो जंगों में मसरूफ़ है, इंग्लैंड के अंदर सिविल वॉर जारी है और लड़ाइयाँ हो रही हैं और झगड़े हो रहे हैं और लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। तो यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, इंग्लैंड ने जितनी एक्साइटमेंट, जितनी ये वॉर्स और सिविल वॉर्स और ये रिलीजियस वॉर्स वगैरह देखनी थी, करनी थी, वो कर ली हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अब काम थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये लोग जो हैं वो बैलेंस, ऑर्डर और डिसिप्लिन का दामन नहीं छोड़ते थे। ठीक है जी, ये पॉइंट भी हो गया। और अर्ली विक्टोरियन पोइट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फेथ एंड रेवोल्यूशन। तो बहरहाल किसी हद तक वो फेथ और रेवोल्यूशन से भी इंस्पायर्ड तो थे, लेकिन नारा उनका यही था कि एवोल्यूशन एक्चुअली हमें चाहिए, रेवोल्यूशन नहीं चाहिए। तो ये एक मिली जुली एज है फेथ और डाउट की, रिलीजन और साइंस की, लेकिन इसमें बैलेंस है, ऑर्डर है और डिसिप्लिन है। तो ये इसका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया कि अर्ली विक्टोरियन एज जो है वो पोइट्री के एतबार से किस तरह की थी। अब अगर हम मेजर पोइट्स की बात करें तो वो हमारे सामने मौजूद हैं, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बहुत बड़ा नाम है अर्ली विक्टोरियन पीरियड में, और रॉबर्ट ब्राउनिंग भी साथ में एक और अजीम नाम है। और याद रहे कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं अर्ली विक्टोरियन एज के पोइट्स को, लेटर विक्टोरियन एज के पोइट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो अर्ली विक्टोरियन एज के जो पोइट्स हैं वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 से 1892 इनका ड्यूरेशन है और ये पोइट थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू आ जाते होते हैं कि हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एज इन टर्म्स ऑफ पोइट्री। तो आप वहाँ पर विक्टोरियन एज के लिए जब रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे हैं तो वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पोइट्री, तो जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि ये फेथ और डाउट जो है वो दोनों का एक मिक्स्ड हमारे पास जो है वो कल्चर था विक्टोरियन एज में। तो इनकी पोइट्री देखें, स्पिरिचुअल भी है और इंटेलेक्चुअल भी है। स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड फिलोसफी और राइजिंग क्वेश्चंस एंड डाउट्स ऑन रिलीजन। और ये तो हमें ऑलरेडी पता है
कि विक्टोरियन एज के जो लोग हैं वो रिलीजन पर जो है वो क्वेश्चन भी करते हैं और डाउट्स भी रेज करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो फैक्ट्स अबाउट टेनिसन, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जिस तरह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसकी 1809 अगस्त 6 है और पैदा हुआ था सॉमर्स बाय इंग्लैंड। पेरेंट्स जॉर्ज क्लेटन टेनिसन एंड एलिजाबेथ फिच। चार सिबलिंग्स थे, फ्रेडरिक टेनिसन, चार्ल्स टेनिसन, एमिलिया टेनिसन एंड एडवर्ड टेनिसन। ये इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं होती हैं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इन पर भी एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। तो ये है कि अगर आपने इनको पढ़ा होगा, देखा होगा, तो कम से कम वहाँ पर माइंड क्लिक कर जाता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। नेम interested in rose bearing in 1830, love with Emily in 1836, engaged with Emily Selwood in 1836, ended his engagement in 1840, पेंशन बाय गवर्नमेंट इन 1842 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और स्पाउस एमिली टेनिसन 1850, दो बच्चे हुए हेलम टेनिसन एंड लायनल टेनिसन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है जी। पोइट लॉरेट 1850 से 1892 तक, बहुत लंबा ड्यूरेशन है। तो आप पोइट लॉरेट्स भी याद करते हैं आपके कौन किस पीरियड तक रहा, तो जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो 1850 से 1892 तक पोइट लॉरेट रहा। ये एक ओहदा था जो कि किंग की तरफ से दिया जाता था पोइट्स को, और अपनी एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट को दिया जाता था। तो विक्टोरियन एज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इसीलिए फिर लॉर्ड टेनिसन को ही ये पोइट लॉरेट का ओहदा दिया गया 1850 से 1892 तक। टुक सीट इन हाउस ऑफ लॉर्ड इन 1884, इसलिए इनको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहा जाता है क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड में इन्होंने 1884 में सीट हासिल कर ली थी, और जो इनकी डेथ है वो 1892 अक्टूबर 6 में इंग्लैंड में ही हुई है, लर्गशल नामी जगह पे। ओके जी, पर्सनल लाइफ देखते हैं। एडवर्ड वॉज इन मेंटल असाइलम। तो अब एडवर्ड हमें पता चल जाएगा यहाँ पर से, ये एडवर्ड टेनिसन, इसके भाई की बात हो रही है कि वो पागल खाने में था, और फादर वॉज एन अल्कोहलिक एंड बीट फैमिली। वालिद जो है वो इसका एक शराबी था और घर वालों को मारता पीटता रहता था। फादर डाइड इन 1831। आर्थर हेनरी हैलम डाइड इन 1833 ड्यू टू स्ट्रोक एट द एज ऑफ 23। तो आर्थर हेनरी हैलम जो है उसको स्ट्रोक हो गया था 23 साल की उम्र में, और इसके लिए इसने एक इन मेमोरियम भी लिखी। वो बहुत ही मशहूर एलजी है इंग्लिश लिटरेचर में। जो तीन मशहूर एलजीज हैं उनमें से एक जो है वो यही है, इन मेमोरियम, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी AHH, यानी आर्थर हेनरी हैलम के लिए। और जो इसकी सिस्टर थी वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार थी। सन लायनल डाइड इन 1886। तो बहरहाल आप देख सकते हैं कि इसकी जो पर्सनल लाइफ है दैट इज़ फुल ऑफ सोरोज, दुखों से भरी हुई जो है वो पर्सनल ज़िंदगी है लॉर्ड टेनिसन की। अब हम आते हैं इसके लिटरेरी वर्क्स की तरफ, कि बेसिकली उसने जो अपने वर्क्स हैं वो कौन से प्रोड्यूस किए हैं, तो उनके बारे में नाम पढ़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो पहला जो काम है वो है इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली खसूसियात हैं जो इसके कामों में पाई जाती हैं, अभी हम उनको देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसने कौन से जो हैं वो पोइट्री में लिटरेरी वर्क्स को प्रोड्यूस किया है। अ चैंपियन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का चैंपियन है जी ये, क्योंकि ये एज ही ऑर्डर के लिए है। रिप्रेजेंट एडिक्वेटली द रिस्पेक्ट फॉर बैलेंस एंड ऑर्डर इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में बैलेंस और ऑर्डर होना चाहिए, और वो इसकी पोइट्री में हमें झलकता हुआ नजर आता है। कॉन्टेम्प्ट फॉर लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर, तो बेसिकली यही वो क्वालिटीज़ हैं जिन्होंने विक्टोरियन एज को विक्टोरियन एज बनाया और विक्टोरियन एज की खसूसियात को नुमाया किया। तो लॉलेसनेस पसंद नहीं है लोगों को, डिसऑर्डर पसंद नहीं है, कयास पसंद नहीं है। ही एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड से मोहब्बत। इंग्लैंड इज शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअलिज्म टू कलेक्टिविज्म, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये इंडिविजुअलिज्म का दौर नहीं है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से कोई भी बात करने लग जाए, बल्कि ये कलेक्टिविज्म का दौर है। और यहाँ पर जो सोशल कन्वेंशंस हैं वो कलेक्टिविज्म में ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती हैं बानिस्बत किसी एक शख्स की मर्जी को।
तो इंडिविजुअल्स केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कन्वेंशन, जिस तरह सारा मुआशरा कर रहा है उसी तरह ही हर एक अलग अलग शख्स भी करेगा। टेनिसन बिकेम द एम्बॉडीमेंट ऑफ कलेक्टिविज्म, और टेनिसन ने कलेक्टिविज्म को काफ़ी सपोर्ट किया। और हमें क्या खूबी नज़र आती है टेनिसन के कामों में? द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो है वो यहाँ पर राज है। तो देखते हैं जी किस तरह। मॉर्टल टेरर ऑफ एवोल्यूशन एंड डिसऑर्डर मेड टेनिसन रिएक्शनरी और कन्वेंशनलिस्ट। तो देखें जी कि बेसिकली डिसऑर्डर और मॉर्टल टेरर ऑफ एवोल्यूशन, इन चीज़ों ने टेनिसन को उकसाया कि वो रिएक्ट करे और वो कन्वेंशनलिस्ट बन जाए, यानी कि वो विक्टोरियन एज के कन्वेंशंस के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था और वो डिसऑर्डर और मॉर्टल टेरर ऑफ एवोल्यूशन के खिलाफ था। विक्टोरियन एज इज़ द प्लेथरा ऑफ सोशल कन्वेंशन, सोशल कन्वेंशन बहुत ज़्यादा थी और हर किसी को फॉलो करनी पड़ती थी। प्लेथरा मीन्स मैनी। सोसाइटी इज ग्रेजुअली चेंजिंग फ्रॉम अरिस्टोक्रेसी टू डेमोक्रेसी। अब वो दौर चला गया कि किंग्स ही तमाम फैसले करेंगे मुल्क के, बल्कि अब ये वो वक्त आ गया था जब लोगों ने अरिस्टोक्रेसी को गुड बाय कहा और डेमोक्रेसी जमहूरियत की तरफ आने लग गए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विक्टोरियन एज इज द राइज ऑफ डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखेंगे कि सबसे ज़रूरी जो फीचर है विक्टोरियन एज का, जो खसूसियत है वो यही है कि इसमें जमहूरियत को जो है वो फ़रोग़ मिला। Things move towards the ultimate goal of Chartists. Tennyson belonged to aristocracy when he understood that the swelling tide of democracy is impossible. He compromised on democracy. तो देखें जी, बहरहाल टेनिसन जो है वो कर रहा था सपोर्ट डेमोक्रेसी को, हालांकि वो खुद बिलोंग करता था अरिस्टोक्रेसी से, लेकिन उसको डेमोक्रेसी में भी जब प्रॉब्लम्स नज़र आईं तो फिर उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया। जब उसको अरिस्टोक्रेसी में प्रॉब्लम्स नज़र आईं और उसको पता चला कि डेमोक्रेसी जो है वो अब लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी उसने डेमोक्रेसी पर कंप्रोमाइज़ कर लिया कि चलें ठीक है, चाहे मैं खुद अरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं खुद एक अरिस्टोक्रेट हूँ, लेकिन चूंकि लोग डेमोक्रेसी के हक़ में हैं तो मैं भी डेमोक्रेसी के हक़ में हो जाता हूँ। तो ये इस तरह हुआ है। और क्या है जी, ही वॉज बोर्न ब्रॉड एंड हैड अरिस्टोक्रेटिक थिंकिंग। जाहिर सी बात है कि वो एक नवाब वाली फैमिली में पैदा हुआ है और उसका लाइफस्टाइल सारा वो नवाबों वाला है। तो बहरहाल लोगों के लिए तो उसने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया और कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन उसकी अपनी सोच, अपनी थिंकिंग और जहाँ वो पैदा हुआ, बढ़ा, पला, वो सब तो अरिस्टोक्रेटिक ही था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव ही हैड सिंपैथी फॉर पुअर, और नाकाबिले यकीन बात है, इस पर यकीन नहीं होता कि वो गरीबों के लिए हमदर्दी रखता भी था। ही रोट पोइम्स लाइक डोरा एंड नॉक अर्डन इन कनेक्शन विद पुअर पीपल, और गरीबों के लिए जो है वो उसने कुछ पोइम्स भी लिखी जिस तरह के ये डोरा है और नॉक अर्डन है। ओके, इसके अलावा हमें उसके जो वर्क्स हैं उनके अंदर हमें फीमेल सफरेज एंड एजुकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नज़र आता है कि वो उसके अंदर ख़वातीन पर होने वाले जो जुल्म है, ज़्यादतियाँ हैं और तालीम की बात करता है बेसिकली ना। टेनिसन्स कंजर्वेटिवनेस इज़ अपेरेंट फ्रॉम हिज व्यूज़ रिगार्डिंग फीमेल सफरेज एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर देखिए जाए ज़रा कि क्या है, बात क्या है, किस तरह वो बात करता है फीमेल सफरेज की और किस तरह बात करता है वो एजुकेशन की। अब देखिएगा, हमें लग रहा है कि शायद ये पॉइंट इस तरह है कि वो ख़वातीन के हक़ में है, लेकिन इसको ज़रा देखिए। He is not associated with loud-mouthed suffragists of age, nor think highly of formal education of women. वो उनके हक में नहीं है जो उस वक़्त कह रहे थे कि ख़वातीन पर जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ख़वातीन को जो है वो हाई एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। वो इन चीज़ों के हक में नहीं है, बल्कि वो कहता था नहीं, ऐसा ना करें, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो ख़वातीन को ख़वातीन नहीं रहने देती, बल्कि वो बोल्ड बन जाती हैं, वो फिर प्रैक्टिकल होने लग जाती हैं। तो बेसिकली टेनिसन जो है वो ख़वातीन की एजुकेशन के हक़ में नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, फैमिली इज़ द प्रॉपर स्फेयर फॉर अ वुमेन टू शाइन इन। वो कहता है कि जो ख़वातीन हैं वो घर में रहें तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए, और उनकी जो चमक दमक है वो घर से बाहर नहीं बल्कि वो घर में होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव है टेनिसन फीमेल एजुकेशन को लेके।
गॉड हैज़ डिज़ाइंड अ वेज बिटवीन टू सेक्सेस। वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मर्द और ख़वातीन, अब इनको अलग अलग जब पैदा किया है तो इनकी खूबियाँ अलग अलग हैं। अल्लाह ने इन दोनों के दरमियान एक हद मुकर्रर की है, तो मर्द जो है वो मर्दों वाले काम करे और ख़वातीन जो है वो ख़वातीन वाले। तो वो इस तरह की चीज़ों के हक़ में नहीं है कि जहाँ पर जो है वो ख़वातीन मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो काम कर रही हूँ। गॉड बेस्ट ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स एंड मेड दिस वेज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। तो उसके मुताबिक कि खातून का काम ये है कि घर में रहे और घर को संभाले और बच्चों की परवरिश करे, और जबकि मर्द जो है वो बाहर निकले और कमा कर लाए। तो वो इस तरह सोच रखता है। ही डील्स विद द इशू ऑफ वुमेन एजुकेशन इन हिज पोइम द प्रिंसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें कि द प्रिंसेस नामी पोइम में उसने जिक्र भी किया है अपनी इस सोच का, और उसने इशू ऑफ वुमेन एजुकेशन को वहाँ पर डील किया। तो अब जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि हेडिंग को देखकर तो लगता है कि फीमेल सफरेज एंड एजुकेशन के वो उसके हक में बोलेगा ख़वातीन के, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो इसके ख़िलाफ़ है। हायर एजुकेशन किल्स द फेमिनिटी ऑफ वेमेन। और उसके मुताबिक जब एक खातून जो है वो हायर एजुकेशन हासिल करती है तो उससे जो उसके अंदर नस्वानी खसूसियात हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि वो बोल्ड हो जाती है, वो प्रोफेशनल हो जाएगी, प्रैक्टिकल हो जाएगी, वो बाहर की दुनिया में निकलेगी, कमाएगी। तो इस सब के वो ख़िलाफ़ है। वो समझता है कि खातून घर में रहे तो ही ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। लव, सेक्स एंड सोशल टैबू। तो देखें जी, जिस तरह हम विक्टोरियन एज की जो मैंने जनरल वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि विक्टोरियन एरा की क्या खसूसियात थी, और उनमें एक बड़ी नुमायाँ थी कि ये बड़े ही बाहया बापर्दा किस्म के लोग थे, और ये लव, सेक्स, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल जो है वो बुरा समझते थे, और माशरे में ऐसी चीज़ों के टोटली ख़िलाफ़ थे ये लोग। और लव जो है वो सिर्फ कॉन्जुगल लव यानी शादी वाला जो लव है वो इनके लिए एक्सेप्टेबल था, अदरवाइज़ कोई और दूसरी तरह या तीसरी तरह का जो लव है वो एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता था विक्टोरियन एरा में। इवन के लिटरेचर जो है वो भी फिर इसके अकॉर्डिंगली ही प्रोड्यूस हो रहा था। तो चूँकि ये खसूसियात ही विक्टोरियन एरा की हैं, और जो लॉर्ड टेनिसन है वो विक्टोरियन एरा को ही रिप्रेजेंट करता है, वही तो इसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसके वर्क्स में भी यकीनन ये खूबियाँ तो आएंगी। तो एक एक करके देखते हैं जी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एटीट्यूड टू लव एंड सेक्स, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका एटीट्यूड लव और सेक्स को लेकर क्या था। विक्टोरियंस वर प्रूडिश, बड़े ही बाहया बापर्दा किस्म के ये लोग थे विक्टोरियंस। लव इज़ कॉन्जुगल, इनके लिए जो लव है वो सिर्फ शादी वाला है। नॉन कॉन्जुगल लव इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर सोशल ऑर्डर, क्योंकि ये लोग ऑर्डर, बैलेंस और डिसिप्लिन को मानने वाले हैं। ये किसी तरह की भी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को सोसाइटी में काम नहीं करने देंगे, और इनके लिए लव और सेक्स जो हैं ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ही हैं जो मुआशरे के अंदर कयास पैदा करती हैं, तबाही लेके आती हैं, और मुआशरे के डिसिप्लिन और ऑर्डर और बैलेंस को ख़राब करती हैं। हीज़ लवर्स आर ऑलवेज फुली ड्रेस्ड, यहाँ तक कि आप उसकी पोइट्री पढ़ें तो उसमें भी जो लवर्स हैं वो आपको फुली ड्रेस्ड मिलेंगे, वो उनकी कोई बॉडी डिपिक्शन जो है वो नहीं देता है। दे लव ईच अदर लाइक परफेक्ट विक्टोरियंस एंड द लव देयर लव एंड्स विद मैरिज। तो अल्टीमेट गोल जो है विक्टोरियन एरा के अंदर लव का वो शादी है। ये इस तरह नहीं है कि वो लवर्स थे और वो लवर्स ही रह जाएं, लेकिन उनकी शादी लाजमी होगी जब हम विक्टोरियन लिटरेचर की बात करेंगे। द लेडी ऑफ शैलट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, याद रखें, अक्सर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि लेडी ऑफ शैलट किसने लिखी है। Marriage and procreation is exalted by Tennyson because they are the symbols of order and human immortality। तो देखें जी, इंसान जो है वो शादी करता है, वो बच्चे पैदा करता है, तो यही तो सिंबल ऑफ ऑर्डर है कि मुआशरा जो है वो एक ऑर्डर में, एक बैलेंस में, एक डिसिप्लिन में काम कर रहा है कि शादी और फिर उसके बाद अफजाइश नस्ल, बच्चे पैदा करना। तो और इसी से ही इंसान जो है वो मरता नहीं है, क्योंकि इंसान शादी के ज़रिए अपने जैसे दूसरे इंसान पैदा कर सकता है। तो ह्यूमन इमोर्टैलिटी भी इसी पर ही बेस करती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिसेंशियसनेस इज़ द सिंबल ऑफ डिसऑर्डर इन सोसाइटी। बिल्कुल जी सही बात है कि लिसेंशियसनेस यानी ये जिस्मानी मोहब्बत और जिस्मानी लालच और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये लव और सेक्स और लिसेंशियसनेस जैसी चीज़ें विक्टोरियन पीरियड में तो बिल्कुल नहीं चल सकती, और ना ही टेनिसन जो है वो इनके हक में है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजन, साइंस एंड विक्टोरियन कंप्रोमाइज। तो ये हमें पता है कि ये एज ऑफ फेथ भी है और एज ऑफ डाउट भी है, यानी लोग रिलीजन को भी लेके चल रहे हैं और साइंस को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि 1859 में डार्विनिज्म की जो थ्योरी आई उसकी वजह से इंसान की एवोल्यूशन पर सवाल उठने लग गए कि रिलीजन कहता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो बनाया एडम और ईव को, जबकि डार्विनिज्म के मुताबिक तो इंसान जो है वो इवॉल्व हुआ है बंदरों से। तो ये ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स दोनों ही चल रहे थे, और साथ में फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी आ गया कंप्रोमाइज का, जिसमें ये भी मान लिया गया कि रिलीजन ठीक कहता है, और जहाँ जहाँ पर साइंस सही लगती वहाँ पर साइंस को भी मान लिया जाता। अब हम देखते हैं जी इसको। प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज़ वन ऑफ द टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ विक्टोरियन एज। जाहिर सी बात है साइंस ने इस एज में प्रोग्रेस तो की है, ये मानना पड़ेगा। देयर वर टू ग्रुप्स, वन हु बिलीव इन साइंस एंड द अदर हु बिलीव इन रिलीजन। तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे जी। द वन हु बिलीव इन साइंस एंड द अदर हु बिलीव, यहाँ पर बिलीव होना चाहिए इन रिलीजन। ठीक है, तो एक ग्रुप है जो कि साइंस को ही ट्रू मानता है, और जो दूसरा ग्रुप है वो रिलीजन को सच मानता है। अब तीसरा ग्रुप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कि टेनिसन का है। टेनिसन बिलोंग्स टू द थर्ड हु कंप्रोमाइज। तो टेनिसन ने दोनों पर कंप्रोमाइज कर लिया और दोनों को साथ लेके चला। टेनिसन वॉज अफेक्टेड बाय द टाइड ऑफ साइंस बट वी फाइंड सम मॉरल स्टैंड इन हिज पोएट्री। तो हम उसकी शायरी में देखते हैं तो हमें कि वो साइंस के हक में भी है, और जो साइंस की उठती हुई लहरें थी उस वक़्त वो उनको भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसकी शायरी में मोरालिटी भी देखने को मिलती है, इखलाकी सबक भी मिलता है। ही हैज़ फ्यूअर डाउट्स, उसके डाउट्स ज़रा कम थे, मतलब रिलीजन को भी वो मानता था। अब कुछ डाउट्स क्या थे जी उसके पास। क्रिटिक सेड नो पोइट वाज मोर एक्सरसाइज्ड बाय रिलीजियस प्रॉब्लम्स इन देन ही, कि रिलीजियस प्रॉब्लम्स पर इतना ज़्यादा किसी ने जो है वो काम नहीं किया जितना कि टेनिसन ने किया। एंड नो पोइट वाज मोर सेंसिटिव टू साइंटिफिक थॉट देन ही, और कोई इतना ज़्यादा साइंस को लेके सेंसिटिव भी नहीं था जितना ज़्यादा टेनिसन था। यानी कि क्रिटिक कहता है कि वो दोनों तरफ ही प्रॉपरली चल रहा था, क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था। वो ना तो सिर्फ साइंस की तरफ था और ना ही सिर्फ रिलीजन की तरफ था, बल्कि वो दोनों की तरफ था। His attitude was the attitude of compromise because he chose the middle path between materialistic science and dogmatic Christianity. तो साइंस जो है वो चूंकि मटेरियलिस्टिक है और जो क्रिश्चियनिटी है वो डॉगमेटिक है, तो उसने इन दोनों का दरमियानी रास्ता अपनाया जहाँ पर वो दोनों को लेके इकट्ठा चल सके। इन मेमोरियम बहुत ही इम्पोर्टेंट एलजी है जो उसने आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखी थी। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसके वर्क्स को डिस्कस कर रहे होंगे, और वहाँ पर वो लाइफ और डेथ के बारे में जो है वो जिक्र करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलजी है, इंग्लिश लिटरेचर की फेमस एलजीज में से एक है। और इन द टू वॉइसेस डाउट एंड फेथ बोथ आर प्रोव्ड और प्रोव्ड। तो इन द टू वॉइसेस जो उसका लिटरेरी वर्क है उसमें भी वो डाउट और फेथ की बात करता है। तो हमें ये मिले जुले कॉन्सेप्ट्स जो है वो कंप्रोमाइज मिलता है टेनिसन की तरफ से। वर्क्स देख लेते हैं जी टेनिसन के जो कि इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। पोइम्स बाय टू ब्रदर्स। शुरू पे हम देखेंगे कि टेनिसन जो है वो सोलो पोइम्स नहीं लिख रहा बल्कि लोगों के साथ मिलकर। यहाँ पर टेनिसन के दो भाइयों ने इसमें काम किया। 1827 में ये पोइम जो है वो उन्होंने लिखी। आगे बढ़ते हैं तो टम्बकटू में, और ये इसने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कॉल्ड अपोसल, अपोसल एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उनके साथ मिलकर लिखी, और इसने गोल्ड मेडल भी जीता चांसलर से। उसके बाद चीफली लिरिकल 1830, ये इंपॉर्टेंट है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर एमसीक्यूज आ जाते हैं। फर्स्ट सोलो पोइम है उसकी, और पोइम्स इंक्लूडेड मैरीना, द क्रैकन, ओड टू मेमोरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, इनको याद करेंगे। चीफली लिरिकल 1830, बेसिकली यही वो वर्क था जिससे विक्टोरियन एरा की जो बुनियाद है वो समझने के स्टार्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क प्रोड्यूस किया टेनिसन ने, उसने तो धूम मचा दी, और वो था पोइम्स बाय अल्फ्रेड टेनिसन 1832। और इसके अंदर ये जो पोइम्स थी ये कमाल पोइम्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे भी, आपको पढ़ना चाहिए इनके टेक्स्ट को अगर आप किसी भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। द लेडी शार्लेट, द लोटस ईटर, द पैलेस ऑफ आर्ट्स और ओइनोन।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है और यहाँ से तो प्रॉपर जो है वो स्टार्ट हो गया विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एरा। आगे बढ़ते हैं तो 2 वॉल्यूम पोइम्स 1842 में लिखा, रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द लेडी शैलेट मोर्टेडी आर्थर यूलिसस एंड लॉक्सले हॉल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रिवाइज कर रहा है कुछ प्रीवियस वर्जन्स को। द प्रिंसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है, आ मेडली, और इसके अंदर वो वेमेन राइट्स की बात करता है। इन मेमोरियम बहुत ही इम्पोर्टेंट एलजी है जो कि 1850 में लिखी थी उसने, इसको याद रखेंगे। इसके बारे में काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, इसका आप टेक्स्ट भी पढ़ें और इसके बारे में डिटेल्स भी जानें। आर्थर हेनरी हैला डाइड इन 1833, ये इसका दोस्त था जो 1833 में 22 साल की उम्र का था, एट द एज ऑफ 22, जो कि फोत हो गया। और ये कैम्ब्रिज से जो है वो कैम्ब्रिज से बेसिकली इसका दोस्त था। 1833 में 22 साल की उम्र में ही इसकी डेथ हो गई थी और इस पर फिर इसने एलजी लिखी और देखिए 1850 में लिखी है और फिर अपने नाम से भी पब्लिश नहीं करवाई, वो तो बाद में फिर पता चला कि ये तो लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। और ये फेमस एलजीज में से एक है। जिस तरह के हमारे पास जो फेमस एलजीज हैं, मिल्टन की लेसिडस है, वो भी कमाल एलजी है, उसको भी आप पढ़ें। एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल लिखी थी 1595 में फिलिप सिडनी के लिए, वो भी एक बहुत ही मशहूर एलजी है। और पीबी शेले ने 1821 में एडोनाइस के नाम से लिखी जॉन कीट्स के लिए, तो वो बहुत ही मशहूर एलजी है। इस तरह फिर मैथ्यू आर्नल्ड ने 1866 में थायरिसिस लिखी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वॉल्ट विटमैन ने 1865 में कैप्टन माई कैप्टन लिखी। तो ये कुछ मशहूर मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अगर आप ये पूछें कि 3 मोस्ट फेमस एलजीज कौन सी हैं, तो एक मिल्टन की लेसिडस है, दूसरी इन मेमोरियम जो कि टेनिसन लिख रहा है, और तीसरी पीबी शेले ने जो जॉन कीट्स के लिए लिखी थी एडोनाइस। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस एलजीज हैं और उनमें से देखें इन मेमोरियम एक है। तो इसका टेक्स्ट भी पढ़ें, इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज वगैरह करें। मॉड 1855 लिखा और इडल्स ऑफ किंग 1859 में लिखा। तो ये कुछ वर्क्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में इतनी डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि अभी हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि लिटरेरी पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी थी और उन्होंने क्या क्या काम प्रोड्यूस किया। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं इन वर्क्स पर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा कि इस वर्क के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं। ओके जी, सो अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में तमाम डिटेल्स डिस्कस हमने कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अर्ली विक्टोरियन एरा में, वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 से 1889। तो पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इम्पोर्टेंट पोइट है काफ़ी, इसको याद रखें। पोइट भी था, प्ले राइट भी था। कुछ फैक्ट्स हैं जी, वो देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ मई 7 1812, 1812 में पैदा हुआ और वॉलवर्थ इंग्लैंड में पैदा हो रहा है। पेरेंट्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड सैरा एना वेडमैन। फादर वॉज अ क्लर्क एंड मदर वॉज अ म्यूजिशियन। सिस्टर सैरियाना ब्राउनिंग, सैरियाना ब्राउनिंग जो है वो इसकी सिस्टर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एजुकेटेड एट होम फ्रॉम हिज फादर्स लाइब्रेरी, कि ये स्कूल नहीं गया बल्कि घर में ही पढ़ा। In spite of having no formal education during his childhood and being homeschooled, he was an extremely bright student who completed reading all the 50 volumes of Biography Universale। तो बायोग्राफी यूनिवर्साले के 50 वॉल्यूम्स जो हैं वो इसने अपने घर में ही पढ़ लिए थे और स्कूल भी नहीं गया और सारी एजुकेशन जो है वो इसकी अपने घर से ही है। He wrote his first book of poems when he was only 12 years old। जब 12 साल का था तो उसने अपनी पहली बुक लिखी, बट डिस्ट्रॉयड इट एज ही कुड नॉट फाइंड एनीबडी टू पब्लिश इट। लेकिन फिर उसने उसको खुद ही तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया उस किताब को, क्योंकि इसको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि वो इसको पब्लिश करवा सके। ही हैड लर्न फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन एंड लैटिन फ्लुएंटली ऑल बाय हिमसेल्फ बाय द टाइम ही वाज 14 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 14 साल की उम्र में अब आप देख लें कि वो कितनी ज़ुबानें
महारत के साथ बोल सकता था। वो फ्रेंच बोल सकता था, ग्रीक, इटालियन और लैटिन, ये चारों ज़ुबानें वो महारत से बोल सकता था। और इंग्लिश तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें माहिर था। रॉबर्ट ब्राउनिंग रोट 8 प्लेज एंड 51 पोइम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। याद रखेंगे जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 प्लेज एंड 51 पोइम्स, ठीक है। बिसाइड्स लिटरेचर ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ये अब जो है वो इसको अपनी मदर से ये खूबी मिल रही है, क्योंकि जो उसकी माँ है वो म्यूजिशियन है बेसिकली। ही गॉट दिस टैलेंट फ्रॉम हिज मदर एंड कंपोज वेरियस सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स भी इसने जी कंपोज किए। हाउ एवर ही डिड नॉट परस्यू अ करियर इन म्यूजिक, लेकिन वो बस एक पर्सनल जो है वो पसंद के तौर पर था, ज़ाती पसंद उसकी ज़रूर थी, वो उसने उसमें करियर अपना जो है वो नहीं बनाया। He learned to read and write at the age of 5 and composed his first literary work at the age of 12। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 5 साल की उम्र में ही उसने पढ़ना और लिखना सीख लिया था, और 12 साल की उम्र में उसने भी लिख ली थी, लेकिन फिर उसने उसको तबाह कर दिया क्योंकि उसको कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था। और जो इसकी बीवी है वो है जी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। 1846 में उन्होंने जो है वो शादी की, और रॉबर्ट बैरेट ब्राउनिंग जो है वो इनकी औलाद है। और जो डेथ हुई है इनकी वो दिसंबर 12, 1889 एट वेनिस, इटली, क्योंकि ये वहाँ मूव कर गए थे इटली में। बहरहाल जी, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आप ये याद रखेंगे कि 1812 से 1889 रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनका जो है वो ड्यूरेशन है। अब हम इनकी खूबियाँ देख लेते हैं कि इनको किन खूबियों की बिना पर जो है वो अलग समझा जाता है टेनिसन से। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो यही है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखा करते थे। द ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्स फॉर्म अलाउड ब्राउनिंग टू एक्सप्लोर एंड प्रोब द माइंड्स ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन स्पेसिफिक प्लेसेस स्ट्रगलिंग विद स्पेसिफिक सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि शायर जो है वो पोइट्री लिखता है, और वो उसके अंदर एक स्पेसिफिक सिचुएशन लेके आता है, और एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस लेके आता है, और स्पेसिफिक जगहों का जिक्र करता है, और वो उसके अंदर स्पेसिफिक करैक्टर्स पुट करता है, और वो सारे करैक्टर्स में से सिर्फ एक करैक्टर बोलता है। तो हमें ये इस तरह लगता है जैसे एक छोटा सा ड्रामा चल रहा है, लेकिन मोनोलॉग है कि बोलेगा सिर्फ एक करैक्टर और बाकी सारे सुनेंगे। और जो करैक्टर बोल रहा होता है वो अपने मोनोलॉग में, अपनी बातों में ना सिर्फ अपने बारे में एक्सप्लेन करता है कि मैं क्या करता रहा था, मैं क्या सोचता रहा था, मैं क्या करता रहा हूँ, मैं क्या सोचता रहा हूँ, ना सिर्फ वो अपने बारे में ये सब बताता है बल्कि दूसरों के बारे में भी खुद बताता है कि तुम ये सोच रहे हो, वो वाला शख्स ये सोच रहा था, उसने ऐसे कहा था। तो एक ही शख्स जो है वो सारा कुछ बता रहा होता है, इसलिए ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो इसमें कमाल महारत रखता था। जिस तरह एक एग्जांपल दी जा रही है इन द रिंग एंड द बुक, ये आपको पढ़ना चाहिए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स अलाउ रीडर्स टू एंटर इनटू द माइंड्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। तो जिस तरह वो कैरेक्टर जो है वो बोलता है, तो रीडर को उस कैरेक्टर के साथ पढ़ते साथ साथ ही पता चलता है कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर इस तरह का है, वो वाला कैरेक्टर उस तरह का है, एंड टू सी एन इवेंट फ्रॉम दैट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। और वो कैरेक्टर एक खुद से भी कोई वाकया सुनाएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग में कि इस तरह हुआ था, उस तरह हुआ था, और रीडर को उसके मोनोलॉग से ही सब कुछ पता चल रहा होगा। द पर्पज ऑफ आर्ट, आर्ट को लेके बहुत सारी पोइम्स जो हैं वो लिखी हैं। ब्राउनिंग रोट मैनी पोइम्स अबाउट आर्टिस्ट्स एंड पोइट्स। तो वो इस पर बहुत सारी पोइम्स लिखता है, जिस तरह फरा लिपो लिपि है और एंड्रिया डेल सार्टो है, तो वो आगे जिक्र भी आ जाएगा। तो आर्टिस्ट्स और पोइट्स पर वो काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस्ड नज़र आता है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में। द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड मोरालिटी, तो देखें जी, आर्ट एक और चीज़ है और मोरालिटी इखलाकियात कुछ और है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउनिंग। देखते हैं कैसे। Throughout his work, Browning tried to answer questions about an artist's responsibilities and to describe the relationship between art and morality। उसने अपने लिटरेरी वर्क्स के ज़रिए इन दोनों में जो डिफरेंस है या रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। He questioned whether artists had an obligation to be moral or whether artists should pass judgment on their characters and creations। कि आर्टिस्ट ने करना क्या है, क्या आर्टिस्ट ने अपनी मोरालिटी को दिखाना है अपने काम के अंदर, इखलाकियात को शो करवाना है,
या आर्टिस्ट जो हैं वो एक जजमेंट पास करेंगे अपने करेक्टर्स पर। तो जब वो जजमेंट पास करेंगे तो फिर वो उसमें इखलाकियात को नहीं लेके आ सकते, वो फिर अपने करेक्टर्स के बारे में तमाम अच्छी बुरी तमाम बातें खुलकर बताएंगे, तो फिर उसमें मोरालिटी का दामन जो है वो छूट जाएगा। लेकिन अगर आप मोरालिटी को पकड़ते हैं तो फिर आप अपने करेक्टर्स को उस तरह से अनवेल नहीं कर सकते, रिवील नहीं कर सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो वो दोनों बातें करता है, इस पर क्वेश्चन करता है वो। वर्क्स देख लेते हैं जी रॉबर्ट ब्राउनिंग के। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो 1812 से 1889 वो द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पोइट्स। हिज पोएट्री इज नोन फॉर इट्स साइकोलॉजिकल डेप्थ। तो उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में बेसिकली हमें साइकोलॉजिकल डेप्थ बहुत ज़्यादा मिलती है। वो करेक्टर के जहन में घुस जाता है और एक करेक्टर जो है वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है, अच्छा बुरा, जो जो उसने माजी में किया, जो जो वो अभी कर रहा था, वो करेक्टर को एक्सप्लोर करता है बड़े ही अच्छे से। और उसकी जो थीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो ये इसके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की कुछ खूबियाँ जो हैं वो सामने आती हैं। अगर हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के कामों को, वर्क्स को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो हम उसको अर्ली पोइम्स में तकसीम करेंगे जो 1830 से 1840 तक लिखा उसने, फिर मिडल पीरियड 1850 से 1860 तक लिखा उसने, और फिर लेटर पीरियड जो 1860 से 1880 तक लिखा। तो बेसिकली इनमें इसने और भी बहुत सारे काम लिखे, लेकिन मैंने सिर्फ वो वाले लिए हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जिस तरह के पोर्फिरियस लवर 1836 में लिखा, ये आपको पढ़ना चाहिए। अ डार्क ड्रामेटिक मोनोलॉग अबाउट ऑब्सेसिव लव एंड मर्डर। इसमें जो लवर है वो खुद ही अपनी बिलविड को मार देता है, उसके ही बालों को उसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा लिटरेरी पीस। माई लास्ट डचेस 1842 चिलिंग मोनोलॉग वेयर अ ड्यूक रिवील्स हिज पोजेसिवनेस एंड क्रूएलिटी। तो यहाँ पर एक ड्यूक जो है वो अपनी डचिस को खुद ही मार देता है, वो इतना ज़्यादा पोजेसिव होता है उसको लेके, वो इतना ज़्यादा जुल्म करता है उसके ऊपर। तो ये भी इसका मशहूर ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द पाइड पाइपर ऑफ हेमलीन, अ फेमस नैरेटिव पोइम बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द पाइपर। तो ये भी आप पढ़ें, वो पाइपर की जो लेजेंड है कि वो बांसुरी बजाता था और उसके इफ़ेक्ट से जो है वो लोग और चूहे और ये सब चीज़ें जो है उसके पीछे पीछे चलते थे। तो बहरहाल ये आप उस लेजेंड के ऊपर बेस है। Soliloquy of the Spanish Cloister 1842, a satirical poem about a monk's jealousy and hypocrisy। इसके अंदर वो ये दिखाता है कि एक मंक जो है वो किस तरह जेलस होता है और किस तरह वो मुनाफिक होता है। तो वो इस soliloquy में मेंशन करता है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट जो है वो लिटरेरी वर्क्स हैं उसके अर्ली पीरियड के अंदर 1830 से 1840 तक। अगर बात करें मिडल पीरियड की तो हमें उसका पहला इंपॉर्टेंट वर्क नजर आता है द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम एट सेंट प्रैक्स चर्च 1845। और इसके अंदर वो क्या दिखाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग अबाउट करप्शन इन द चर्च। तो इसके अंदर एक शख्स जो है वो बिशप जो है वो मरने वाला है और वो अपने वारसों को ये तलकीन कर रहा होता है कि मेरी कब्र के ऊपर जो है वो फ़लाँ किस्म के फूल रखना और ये वाले जो है वो हीरे जो है वो मेरी कब्र पर जो है वो जड़े हुए होने चाहिए। और एक और जो है वो इसका दोस्त बिशप होता है, वो कह रहा होता है कि उसकी कब्र से जो है वो बेहतर अल्फाज मेरी कब्र पर लिखना। तो देखें कि एक मजहबी शख्स मर रहा है, फिर भी वो अपनी कब्र को सजाना चाहता है इस तरह की चीज़ों से। तो ये सब उसने यहाँ पर दिखाया है कि करप्शन इन द चर्च। फरा लिपोलिपि 1855 में, अ पोइम अबाउट अ रियल लाइफ रेनेसां पेंटर क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ आर्ट एंड रिलीजन। फरा लिपोलिपि जो है वो एक रेड लाइट एरिया में पकड़ा जा चुका है और है वो देखें कि जो है वो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला एक चर्चमैन है और रिनेसेंस पेंटर जो है बेसिकली वो एक पेंटर भी है। तो इसमें वो दिखाता है कि किस तरह की पेंटिंग्स बना रखी हैं फरा लिपोलिपि ने और वो क्या सोचता है, क्या करता है। चर्च की दीवारों पर ही जो है वो उसने बरहना ख़वातीन की जो है वो पेंटिंग्स बना दी थी और वो उसके अकॉर्डिंग ठीक थी। और जिन पुलिस मैन ने उसको पकड़ा हुआ है वो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म करता है, तनकीद करता है। तो बहरहाल वो तो जब आप इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और आपको पढ़ने चाहिए। एंड्रे डेल सार्टो 1855, अ मोनोलॉग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रेनेसांस पेंटर हु फील्स अनफुलफिल्ड। एंड्रे डेल सार्टो जो है ये एक रेनेसांस पेंटर दिखाया गया है जिसको ज़िंदगी में चांस मिला था अपने आप को मनवाने का, लेकिन वो एक नाकाम पेंटर ही रह गया
जिसके अंदर उसकी बीवी का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जब कभी मैंने इन पर वीडियोस बनाई तो मैं फिर इनको अलग अलग एक्सप्लेन कर दूंगा, उस वक्त टेक्स्ट भी और उनकी समरी भी और उनके अंदर इंपॉर्टेंट थीम्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह। अभी तो चूंकि हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि किस ऑथर ने, किस पोइट ने कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस किए। ओके जी, चाइल्ड रोलेंस टू द डार्क टॉवर केम 1855, अ डार्क अलैग्रिकल पोइम अबाउट अ नाइट्स जर्नी। इसके अंदर वो एक नाइट के सफ़र का जिक्र करता है और जिसके ऊपर आपको थीम तो ये मिलेगी कि एक नाइट सफ़र कर रहा है, लेकिन उसके अंडरनीथ जो मीनिंग है, उसका हिडन मीनिंग जो है वो कुछ और होगा। तो ये था उसका जी मिडल पीरियड, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं 1850 से 1860 तक। उसके लेटर वर्क्स की बात करते हैं 1860 से 1880, 20 सालों में जिसने लिखा। द रिंग एंड द बुक 1868 से 69 के दौरान लिखा। अ लॉन्ग बुक लेंथ नैरेटिव पोइम अबाउट अ 17th सेंचुरी मर्डर ट्रायल। तो द रिंग एंड द बुक में वो इस वाक़े पर जिक्र करता है 17th सेंचुरी मर्डर ट्रायल पर, और काफ़ी लंबी जो है वो बुक है ये। लव अमंग द रूइंस 1855, अ रोमांटिक येट मेलंकलिक रिफ्लेक्शन ऑन लॉस्ट सिविलाइजेशंस। जो सिविलाइजेशन गुम हो चुकी हैं वो उनके ऊपर उदास है। रबी बिन एजरा 1864, अ फिलोसफिकल पोइम रिफ्लेक्टिंग ऑन एजिंग एंड विजडम, के बूढ़ा कैसे हो जाता है इंसान और अक्लमंदी कैसे मिलती है। और एब्ट वोगलर 1864, अ मेडिटेशन ऑन म्यूज़िक आर्ट एंड डिवाइन इंस्पिरेशन। जिस तरह के हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो म्यूज़िक और आर्ट, पोइट्स और आर्टिस्ट्स को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी पोइट्री लिखता है। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो हैं वो वर्क्स हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, इनको याद करेंगे। अब मेजर जो पोइट्स हैं बेसिकली अर्ली विक्टोरियन एरा के अंदर, वो दो ही हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग। लेकिन इनके साथ कुछ माइनर पोइट्स भी काम कर रहे थे, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन फिर भी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग 1806 से 1861 इनकी ड्यूरेशन है, और ये वाइफ हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। अ वेल नोन पोइट एंड सोशल रिफॉर्मर, शी रोट अबाउट लव, फेमिनिज्म एंड सोशल इनजस्टिस, और ये इन थीम्स पर काम करती है जिसमें वो लव, फेमिनिज्म और सोशल इनजस्टिस के बारे में लिखती है। और इनका जो फेमस वर्क्स हैं बेसिकली यही सबसे ज़्यादा मशहूर है, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज़ 1845 से 46 में लिखा। और एक और इम्पोर्टेंट काम है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन 1843 में लिखा था, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज़ हैं। उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड, जिन्होंने क्रिटिसिज्म की दुनिया में अपना नाम कमाया, लेकिन कुछ इन्होंने पोइट्री भी की। तो नॉन फॉर इज मेलैंकलिक एंड रिफ्लेक्टिव पोइट्री ऑफन एड्रेसिंग फेथ एंड डाउट। तो ये फेथ और डाउट पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव पोइट्री है इनकी, मेलैंकलिक उदास पोइट्री है। फेमस वर्क द फॉरसेकन मैरमन 1849 में, और डोवर बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका जी, अक्सर एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं कि डोवर बीच किसने लिखा है। 1850 में लिखा था, लेकिन पब्लिश जो है वो बाद में करवाया गया। तो डोवर बीच मैथ्यू आर्नल्ड का पोइट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक और हमें पोइट मिलते हैं जिनका नेम है आर्थर ह्यू क्लफ। 1819 से 1861 तक इनका ड्यूरेशन है। अ पोइट हु एक्सप्लोर्ड इश्यूज ऑफ फेथ एंड मोरालिटी विद अ स्केप्टिकल अप्रोच। स्केप्टिकल अप्रोच थी जी, डाउटफुल अप्रोच थी इनकी, और ये फेथ और मोरालिटी के इश्यूज को जो हैं वो देखते हैं अपनी पोइट्री में। फेमस वर्क्स जो हैं वो इनके द बॉथे ऑफ टॉबरना वॉलिच 1848 और अमोरस डी वॉयज 1858 में इन्होंने लिखा। बहरहाल ये कोई इतने इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो नहीं हैं कि हम इनको डिटेल से पढ़ें ये इनके बारे में, बस इनके नाम याद कर लेंगे आप। और डेंटे गैब्रियल रॉजेटी 1828 से 1882, और इन्होंने प्री रैफलेट ब्रदरहुड की भी बुनियाद रखी थी। वो हम देखते हैं अलग से एक मूवमेंट है जिसके अंदर इनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। उस मूवमेंट पर भी मैं वीडियो अब बनाऊंगा, क्योंकि अब हम विक्टोरियन एज को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ ये देखते हैं कि इन्होंने क्या काम किया। अ पोइट एंड पेंटर एसोसिएटेड विद प्री रैफलेट ब्रदरहुड या प्री रैफलेट मूवमेंट, जिसको PRB के नाम से भी जाना जाता है। 1848 में इन्होंने ये शुरू किया था। तो वो देखते हैं कि ये मूवमेंट क्या थी। बहरहाल PRB, अभी आप सिर्फ यही याद रखें कि इन्होंने ये इसके साथ एसोसिएटेड थे और इस मूवमेंट के एक मेजर मेंबर भी थे। तो ये पेंटर भी हैं और पोइट भी हैं। जो जो खूबियाँ
इनके अंदर एज अ पेंटर हैं, इन्होंने वही खूबियाँ अपनी पोइट्री में भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की हैं। फेमस वर्क द ब्लेसिड डैमसल 1847, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, पूछ लिया जाता है कि द ब्लेसिड डैमसल किसने लिखा है। और जेनी रिटन इन 1848 और पब्लिश्ड लेटर। तो ये हमारे पास हैं जी अभी अर्ली विक्टोरियन एज के अंदर इम्पोर्टेंट पोइट्स। अभी हम बाकी ऑथर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ अर्ली विक्टोरियन पोइट्स की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं कि आपके लिए हम पोइट्स के अलावा अर्ली विक्टोरियन एज में किसको डिस्कस करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्ली विक्टोरियन पोइट्स एंड आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर वीडियो में आपको कोई कॉन्सेप्ट कोई बात समझ नहीं आई तो वीडियो में वापस जाकर ज़रूर देखें, आपको वो बात समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के एंड पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप करके ये PDF फाइल हासिल कर सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि आपको किसी भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मदद देंगे। और एक तरतीब से जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं इंग्लिश लिटरेचर की। अगर आप एंग्लो सेक्शन से शुरू करें तो एज वाइज मैंने उसमें जो वीडियोस हैं वो बना रखी हैं। और इम्पोर्टेंट जो ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, ड्रामेटिस्ट्स हैं, नॉवलिस्ट्स हैं, राइटर्स हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और एंग्लो सेक्शन से लेके चलते हुए अब हम विक्टोरियन एज में पहुंच चुके हैं और विक्टोरियन एज का अर्ली विक्टोरियन पोइट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल, अल्लाह हाफिज़।